जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। इससे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम दोस्तों इससे पहले की वीडियो में ये 3 नियम हम आपको बता चुके हैं, जहाँ से 3 नियम में कभी कभी ये पूछा जाता है। डोबे-रेनर का जो त्रियक नियम है ये यहाँ से पूछा जाता है। 3-3 का एक सेट बनाया गया, उसी सेट से एक सेट उठा के आपको दे देगा और उसमें बोलेगा निम्न में से किस सेट के लिए डोबे-रेनर का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। डोबे-रेनर का त्रियक नियम, ये जो तीनों नियम दिया गया ना, तीनों नियम आधारित था किस पे? परमाणु द्रव्यमान पे। किस पे आधारित है? परमाणु द्रव्यमान। क्या परमाणु द्रव्यमान के बारे में जानते हैं? यदि नहीं जाने तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है कि किसी नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, किसका? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है उसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एटॉमिक मास कहते हैं। यानी कि ये आपका परमाणु द्रव्यमान हो गया। यानी कि डोबे-रेनर का भी त्रियक नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, मेंडलीव की आवर्त सारणी, इन तीनों नियमों का जो बेस मेनली था वो क्या था? परमाणु द्रव्यमान को बनाया गया। तो डोबे-रेनर का त्रियक नियम क्या था? उसमें बोला गया था जो मिडिल वाला एलिमेंट होता है, मध्यवर्ती परमाणु का जो द्रव्यमान है, शेष 2 परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं? औसत के बराबर होते हैं, ठीक है। दूसरा बोला ये न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। इन्होंने क्या बोला कि 8वें तत्व का जो गुण है पहले तत्व के गुणों के क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जिस प्रकार संगीत का 8वां स्वर पहले स्वर के क्या होते हैं? समान होते हैं। तीसरा है दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी इन्होंने क्या क्या बोला कि तत्वों के जो है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं? आवर्ती फलन। इसमें तीनों ने क्या बनाया? परमाणु द्रव्यमान को मेनली आधार बनाया। मेंडलीव के समय में टोटल 63 एलिमेंट ज्ञात थे और यहाँ न्यूलैंड्स के टाइम में कितना था दोस्तों? 56 था। मेंडलीव को हम लोग जो है आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? आवर्त सारणी का जनक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले जो है पीरियोडिक टेबल तैयार किसने किया था? मेंडलीव के द्वारा तैयार किया गया। किनके द्वारा? मेंडलीव के द्वारा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इन तीनों ने बताया, लेकिन तीनों का जो पीरियोडिक टेबल था, तीनों ने जो नियम दिया वे सब के सब क्या रहे? असफल रहे। फिर एक नए तरीके से देखिएगा। अब हम लोग देखते हैं आधुनिक, समझिएगा, समझिएगा ध्यान से। आधुनिक आवर्त नियम या सारणी। अब समझिएगा, अभी हम लोग किसको देखने वाले हैं? आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। सबसे पहले जो है क्या बात होता है, 1913 ईस्वी में एक साइंटिस्ट हुए। कौन हुए? उसका नाम था मोसले। क्या नाम था उनका? मोसले। इन्होंने कैथोड किरणों के प्रयोग से, किनके प्रयोग से? इन्होंने कैथोड किरणों के प्रयोग से तत्वों के गुणों का क्या किया? अध्ययन किया। किनके प्रयोग से? ध्यान से सुनिएगा। 1913 ईस्वी में मोसले ने कैथोड किरणों के प्रयोग से तत्वों के गुणों का अध्ययन किया। किनका अध्ययन किया? तत्वों के गुणों का अध्ययन किया। उन्होंने ये पाया कि मेन जो तत्व का गुण होता है वो परमाणु द्रव्यमान नहीं होते हैं। क्या? परमाणु द्रव्यमान नहीं, बल्कि क्या होता है? परमाणु संख्या होता है। क्या होता है? परमाणु संख्या।
1913 ईस्वी में मोसले नामक वैज्ञानिक ने कैथोड किरणों के प्रयोग से तत्वों के गुणों का अध्ययन किया और तत्वों के गुणों का अध्ययन कर करके उन्होंने क्या पाया कि जो तत्व होते हैं उनका गुण जो है किस में निहित होता है, परमाणु संख्या में। ठीक है, किस में निहित होता है, परमाणु संख्या में। उसी प्रकार जो मोसले हैं इन्होंने मेंडलीव की आवर्त सारणी, किसमें, मेंडलीव की आवर्त सारणी, समझेगा, आवर्त सारणी, इनको संशोधित कर करके, इनको क्या किया इन्होंने, संशोधित कर करके एक नए नियम तैयार किया, एक नई आवर्त तैयार किया जिनका नाम है क्या, आधुनिक आवर्त सारणी है। समझिएगा ध्यान से, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी था इसमें उन्होंने संशोधन कर करके एक नई आवर्त सारणी तैयार किया जिनका नाम क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या नाम है इनका, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो मेंडलीव के आवर्त सारणी था उनका बेस क्या था, उन्होंने किसको आधार माना था, तो उन्होंने माना था परमाणु द्रव्यमान को। किनको माना था, परमाणु द्रव्यमान को। दूसरा, जो मोसले का आधुनिक आवर्त नियम है उन्होंने किसको आधार माना था, तो परमाणु संख्या को आधार माना था। ठीक है, अब हम लोग इनका नियम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए अब देखिएगा दोस्तों, अब समझिएगा क्या है, तो ये जो है ये मोसले का है। किनका है दोस्तों, मोसले का आधुनिक आवर्त नियम है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इन्होंने क्या बोला कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु संख्या के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। किनके आवर्ती फलन, परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। इससे पहले मेंडलीव ने क्या बोला था, मेंडलीव ने बोला था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण जो हैं परमाणु द्रव्यमान के, किनके, परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन मोसले ने क्या बोला कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वे परमाणु संख्या के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। क्या ये चीज समझ में आया आपको, यानी कि मेंडलीव के आवर्त नियम और मोसले के आवर्त नियम में क्या अंतर है, तो दोनों में अंतर यह है कि मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान को आधार बनाया था, लेकिन मोसले ने किसको आधार बनाया, परमाणु संख्या को आधार बनाया। किनको बनाया दोस्तों, परमाणु संख्या को। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जब ये आवर्त सारणी की बात होती है, सबसे पहले जो है आधुनिक आवर्त सारणी, आवर्त सारणी सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले ये पॉइंट लिखिएगा, ये क्वेश्चन जो है बिहार एसआई में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आधुनिक आवर्त सारणी नील्स बोर के द्वारा, किनके द्वारा, नील्स बोर के द्वारा तैयार किया गया था। किनके द्वारा, नील्स बोर के द्वारा तैयार किया गया था, तैयार किया गया था। किनके द्वारा हो दोस्तों, सबसे पहले आधुनिक आवर्त सारणी है किनके द्वारा तैयार किया गया था, नील्स बोर के द्वारा तैयार किया गया था। समझ गए। अभी हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी ये किसने दिया, मोसले के द्वारा दिया गया। मोसले ने क्या किया, 1913 ईस्वी में कैथोड किरणों के प्रयोग से तत्वों के गुणों का अध्ययन कर करके ये पता लगाया कि जो तत्वों के गुण जो होते हैं ना वे परमाणु संख्या में निहित होते हैं। लेकिन इधर इनके पहले जो भी साइंटिस्ट आए थे उन्होंने क्या बोला था
कि तत्वों के गुण किस में निहित होते हैं, परमाणु द्रव्यमान में निहित होते हैं, ये बोला था। इन्होंने क्या बोला, मेंडलीव के आवर्त सारणी जो था इन्हीं के गुणों में संशोधन कर करके एक नया आवर्त सारणी तैयार किया, जिनका नाम क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी, जो अभी पढ़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इन्होंने क्या बोला, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु संख्या के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी सबसे पहले किनके द्वारा दिया गया, निल्स बोर के द्वारा। किनके द्वारा दिया गया, निल्स बोर के द्वारा। किनके द्वारा, निल्स बोर के द्वारा। ये क्वेश्चन याद रखना है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, किनके, आधुनिक आवर्त सारणी, लिखते चलिएगा, आवर्त सारणी की विशेषता, की विशेषता समझेगा ध्यान से। आधुनिक आवर्त सारणी की क्या विशेषता, इससे पहले हम बता चुके आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, इनकी विशेषता के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले ये बताइए, मेंडलीव ने किसको बेस बनाया था, परमाणु द्रव्यमान को। तो आधुनिक आवर्त सारणी में इसमें तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान, बढ़ते परमाणु संख्या के क्रम में सजाया। देखिएगा ध्यान से, इन्होंने किनके क्रम में सजाया दोस्तों, परमाणु संख्या के क्रम में सजाया। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है, हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जो मेंडलीव के आवर्त सारणी थी उनमें टोटल 8 वर्ग थे। कितने वर्ग थे, 8 वर्ग थे। लेकिन यहां पे क्या हुआ था, इसमें कुल 18 वर्ग हैं। कितना वर्ग है, 18 वर्ग हैं। जबकि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग थे, 8 ही वर्ग थे। कितना वर्ग थे, 8 वर्ग थे। यहाँ पे कितने वर्ग हैं, 18 वर्ग हैं। मेंडलीव के जो आवर्त सारणी थे उनमें वर्ग को रोमन लिपि में दर्शाया गया था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जिसे 1 2 3 4 ... 17 18 से निरूपित किया गया। ठीक है, से निरूपित किया गया। समझिएगा ध्यान से, इनमें टोटल कितने वर्ग हैं, 18 वर्ग हैं। कितना वर्ग, 18 वर्ग हैं, जिनको 1 2 3 4 5 इस प्रकार क्या किया गया है, निरूपित किया गया है। लेकिन मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग थे, 8 वर्ग थे, जिनको निरूपित किया गया था रोमन लिपि के माध्यम से। और हर एक वर्ग में 2 उपवर्ग बनाए गए थे। हम आपको बताए हैं 2 उपवर्ग, जैसे कि 1 पहला जो वर्ग था उसको 1 लिखा गया, उसमें 2 उपवर्ग 1A 1B बनाया गया। तो 1A में धातु को रखा गया और 1B में दोस्तों मुद्रा धातु को रखा गया। तो हम बोले थे कि मुद्रा धातु किससे कहते हैं, 1B को कहते हैं, जिसमें कॉपर आते हैं, Ag आते हैं, Au आते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग 17 में भी बताए थे, हेलोजन वाला एलिमेंट बताए थे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे। इनमें जो देखते हैं, ये जो पहला है वर्ग 1, थोड़ा सा विशेषता इनका देख लेते हैं। वर्ग 1 और ये वर्ग 2 है। वर्ग कौन सा है, 2 है। फिर वर्ग 3 से लेके 12 तक, 3 से लेके कहाँ तक, 12 तक, समझिएगा। फिर वर्ग हम लोग देखते हैं 16, वर्ग हम लोग देखते हैं 17 और वर्ग हम लोग देखते हैं 18। समझिएगा ध्यान से। चलिए देखिए, वर्ग 1 जो होते हैं इसको रेयर मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। कौन सा, क्षारीय धातु। क्या आप धातु अधातु के बारे में जानते हैं, नहीं जानते तो उसका भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। ठीक है, धातु क्या होता है कि धातु जो होते हैं ना, जिनके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है 1 2 और 3 होते हैं। कितना होता है, 1 2 और 3 होते हैं। और धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, यानी कि थोड़ा सा क्या होता है, तीखा होता है। उसी प्रकार वर्ग 2 में जो दोस्तों रखा गया क्षारीय मृदा धातु को, किसको रखा गया, क्षारीय मृदा धातु को।
समझिएगा, 2 में किसको रखा गया है, क्षारीय मृदा धातु को। लेकिन वर्ग 3 से लेके 12 तक, कहां से कहां तक, वर्ग 3 से लेके 12 तक के जो एलिमेंट होते हैं इसको हम लोग संक्रमण तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व। कौन सा बोलते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। उसके बाद वर्ग 16 जो होते हैं इसको हम लोग चैल्कोजन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इसको चैल्कोजन। लेकिन वहां पे जो है 4 के ए में बोले थे चैल्कोजन, बोले थे ना मेंडलीव वाले में। और वर्ग 17 जो होते हैं इसको हेलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलोजन। हेलोजन को आगे की कक्षा में जब 11th या 12th में आप पढ़ोगे तो वहां पे हेलोजन को एक्स से इंडिकेट किया जाता है। इसमें कौन कौन आते हैं, फ्लोरीन आते हैं, क्लोरीन आते हैं, ब्रोमीन आते हैं, आयोडीन आते हैं और क्या आते हैं, एस्टेटिन आते हैं। कौन आते हैं, एस्टेटिन। उसी प्रकार चैल्कोजन होते हैं, ऑक्सीजन आते हैं, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम आते हैं। समझ रहे हैं। तो वर्ग 16 में कौन होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। उसी प्रकार वर्ग 1 जो आप देख रहे हैं इसमें आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसको हम लोग किस प्रकार याद रखेंगे, हे लीना की रब से फरियाद। ठीक है, हे लीना की रब से फरियाद। हे, फिर से सुनिएगा, हे लीना की रब से फरियाद। फिर से सुनिए, हे लीना की रब से फरियाद। ये वर्ग 1 के लिए है। वर्ग 2 के लिए क्या आएगा, बेटा मांगे कार बाप राजी। बेटा मांगे कार बाप राजी, ये हम आपको आगे बताएंगे। तो फिलहाल हम लोग क्या देखें, वर्ग 1 में क्षारीय धातु को, वर्ग 2 में क्षारीय मृदा धातु को, वर्ग 3 से लेके 12 तक को संक्रमण तत्व कहते हैं। वर्ग 16 को हम लोग क्या कहते हैं, चैल्कोजन कहते हैं। चैल्कोजन क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ठीक है। वर्ग 17 को हम लोग बोलते हैं हेलोजन। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्या आते हैं, एस्टेटिन आते हैं। वही वर्ग 17 यानी कि मेंडलीव ने वहां पे क्या बोला था, इनको 0 वर्ग बोला था। क्या बोला था, इनको 0 वर्ग। लेकिन यहाँ पे इनका नाम क्या है, 18 है। इनमें क्या सब आता है, इसको बोला गया है अक्रिय गैस। क्या बोला गया है, अक्रिय गैस, या इसी को बोलते हैं नोबेल गैस। क्या बोलते हैं, नोबेल गैस बोलते हैं। ठीक है। इसमें कौन कौन आते हैं, हीलियम आते हैं, नियोन आते हैं, आर्गन आते हैं, क्रिप्टन और जेनोन, फिर क्या आते हैं, रेडोन। इसके बारे में हम पीछे की कक्षा में पूरे जितना भी इससे रिलेटेड पॉइंट था सबको डिस्कस करते, फिर से एक बार देख लेते हैं। हीलियम जो होता है ये सबसे हल्का अक्रिय गैस है। सबसे हल्का अक्रिय गैस कौन सा है, हीलियम। सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सा है, रेडोन है। ठीक है। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला कौन सा है, रेडोन है। उसके बाद देखते हैं सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाए जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन है जो 0.93% है। जेनोन को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं। ठीक है। तो जेनोन को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेंजर गैस। याद रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ नहीं कि हम लोग वर्ग के बारे में देखिए। वर्ग कितने हैं, 18 हैं। वर्ग 1 में क्षारीय धातु, वर्ग 2 में क्षारीय मृदा धातु, वर्ग 3 से 12 संक्रमण तत्व, वर्ग 16 में चैल्कोजन, वर्ग 17 में हेलोजन, वर्ग 18 में अक्रिय गैस होते हैं। क्या इतना चीज याद रहेगा, इतना चीज याद रहने वाला है। तो हम लोग देखते हैं आगे चल करके दूसरा प्रॉपर्टी। ये दूसरा प्रॉपर्टी था, इसी के बारे में हम लोग देखते हैं कि वर्ग 1 से लेके 2, 1 से लेकर के 2 एवं 13 से लेकर 17, समझिएगा, 1 से लेकर के 2, 13 से लेकर के 17 ये सामान्य तत्व हैं। किस प्रकार के तत्व हैं, समान तत्व। समान तत्व को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल एलिमेंट बोलते हैं, नॉर्मल एलिमेंट। ठीक है। और दूसरा जो है 3 से लेकर के 12 ये कहलाते हैं संक्रमण तत्व। क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं।
समझिएगा। आपसे बोलेगा ट्रांजिशन एलिमेंट किस वर्ग को बोलते हैं, तो 3 से लेके 12 तक के जो एलिमेंट होते हैं ना, उसी को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इसी ट्रांजिशन एलिमेंट में 2 ग्रुप बनता है। एक बनेंगे लेंथेनाइड, समझ लीजिएगा यहाँ पे, एक क्या बनते हैं, लेंथेनाइड्स बनते हैं, ठीक है। एक बनते हैं लेंथेनाइड्स, दूसरा बनते हैं एक्टिनाइड्स। क्या बनते हैं, एक्टिनाइड्स बनते हैं। यहीं पे समझना ध्यान से, एक बनते हैं लेंथेनाइड्स, एक बनते हैं अब क्वेश्चन एक यहाँ से पूछा जाता है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड क्यों नाम पड़ा इसका नाम, चूंकि इसके जस्ट पहले जो एलिमेंट आता है ना 57 वाला, वो लेंथेनम है। क्या नाम है उसका, लेंथेनम। यानी कि लेंथेनम के बाद वाले जो एलिमेंट होंगे उनका नाम होगा लेंथेनाइड, और एक्टिनियम के जो बाद वाले एलिमेंट होंगे उनका नाम क्या होगा, एक्टिनाइड्स। समझ रहे हैं। तो देखते हैं, लेंथेनम जो होते हैं 57 के बाद और 58 से लेकर के 73 तक, समझिएगा ध्यान से, 57 के बाद और 58 से लेकर के कहां तक, 73 तक के जो एलिमेंट होते हैं वे क्या कहलाते हैं, लेंथेनाइड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लेंथेनाइड्स। अब एक्टिनाइड्स की बात आते हैं, किन की बात आ रही है, एक्टिनाइड्स की। अब ये देखिए, लेंथेनाइड्स जो होते हैं ये किस वर्ग में आते हैं, कौन से वर्ग में, ये नहीं बोला गया है। तो लेंथेनाइड्स जो होते हैं ये वर्ग 3 में आते हैं। किस में आते हैं, वर्ग 3 में। और आवर्त यदि कभी पूछे तो आवर्त इसका दोस्तों कौन सा है, छठा आवर्त। आवर्त कौन सा है, छठा है। समझिएगा। लेंथेनाइड्स 57 के बाद 58 से लेके कहां तक, 73 तक। लेंथेनाइड्स का वर्ग कौन सा है, तीसरा वर्ग है। आवर्त कौन सा है, छठा आवर्त है। आवर्त कौन सा है, छठा आवर्त है, ठीक है। लेंथेनाइड्स समझ गए। अब हम लोग आते हैं एक्टिनाइड्स के बारे में। एक्टिनाइड्स जो होते हैं 90 से लेकर के 103 तक, कहां से, 90 से लेकर के, यहाँ पे सॉरी 73 नहीं 71 होगा, क्या होगा, 58 से कहां तक दोस्तों, 71 यानी कि 71 तक। और यहाँ एक्टिनाइड्स जो होते हैं 90 से लेकर के 103 तक के एलिमेंट होते हैं। ये जो है ये वर्ग किस में आते हैं, वर्ग 3, आवर्त ये 7 में आते हैं। आवर्त किस में आते हैं, 7 के सदस्य। अब देखिए क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। हम लोग क्या बोले, टोटल वर्ग कितने होते हैं, 18 वर्ग हैं। 3 से 12 तक को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। इसी एलिमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक लेंथेनाइड्स, एक एक्टिनाइड्स में, ठीक है। लेंथेनाइड्स जो होते हैं 57 के बाद वाला, 57 के बाद क्या आता है, 58 से लेकर के 71 तक के एलिमेंट क्या होते हैं, लेंथेनाइड्स होते हैं। लेंथेनाइड्स जो होते हैं ये वर्ग 3, किस वर्ग में आते हैं, वर्ग 3 में आते हैं। कौन से आवर्त में आते हैं, आवर्त 7। कौन सा आवर्त, आवर्त 7। एक्टिनाइड्स जो होते हैं 90 से लेकर के 103 तक, वर्ग कौन सा, तीसरा है। आवर्त कौन सा है, 7वां आवर्त है। क्या लेंथेनाइड एक्टिनाइड के बारे में आप समझे, क्या समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये वर्ग आपका क्लियर हो गया। 1 से लेकर के 2 और 13 से लेकर 17 तक क्या कहलाते हैं, नॉर्मल एलिमेंट। 3 से 12 तक ट्रांजिशन एलिमेंट। अब हम लोग तीसरा देखते हैं प्रॉपर्टीज इसका, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टीज समझिएगा। तीसरा प्रॉपर्टीज में क्या आता है, तीसरा प्रॉपर्टीज में इसमें आता है, इसमें कुल आवर्त कितने हैं, आवर्त की संख्या 7 है। कितना है, समझिएगा। आवर्त किसको बोलते हैं, क्षैतिज स्तंभ। जो ऐसे वाला पार्ट होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, आवर्त, ठीक है। अब हम लोग देखिएगा थोड़ा सा इसको। टोटल आवर्त कितने हैं इसमें, 7 आवर्त है। कितना आवर्त है, 7 आवर्त हैं। अब यहाँ पे देखिए आवर्त हो गया, आवर्त 1 और ये 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं, ठीक है ना। कितना आवर्त है,
चलिए ये 7 आवर्त हो गए। पहला जो आवर्त है इसमें 2 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट है। दूसरा जो एलिमेंट आवर्त है इसमें 8 एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट होंगे दोस्तों? 8 एलिमेंट। तीसरा में भी 8 ही एलिमेंट होगा। तीसरा में भी कितना होगा? 8 एलिमेंट है। चौथा और पांचवा में कितना होगा? 18 होगा। 18 एलिमेंट। कितना एलिमेंट? 18। 5 में भी कितना होगा? 18 एलिमेंट। 6 में कितना है? 32 एलिमेंट। 6 में कितना है? 32 एलिमेंट हैं। और ये जो 7वां आवर्त देख रहे हैं ना, अभी भी अधूरा है। 7वां आवर्त क्या है? अभी भी अधूरा है। मतलब ये है कि यह आवर्त अभी भी क्या है? यह आवर्त अभी भी अधूरा है। क्या है? अधूरा है। समझिएगा ध्यान से। हम क्या बोले? इसमें टोटल आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। आवर्त 1 में 2 एलिमेंट, आवर्त 2 में 8 एलिमेंट, आवर्त 3 में भी 8 एलिमेंट। ऐसे याद रखिए ना, 2 8 8 18 18 32 7वां अधूरा। ठीक है, 7वां क्या हो गया? अधूरा हो गया। ये पहला में क्या है? 2 गो है। 2 3 में 8 गो हैं। और यहाँ पे कितना? 4 और 5 में 18 18। 6 में कितना है? 32 है। 7 में क्या है? अधूरा है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आवर्त सारणी का कौन सा आवर्त अभी भी अधूरा है? कौन सा आवर्त अभी भी अधूरा है? तो दोस्तों अधूरा वाला आवर्त बताइएगा कौन सा है? 7वां आवर्त है। इसमें जो 2 से तीसरा आवर्त देखते हैं इसको लघु आवर्त कहते हैं। कौन सा आवर्त? लघु आवर्त। उसी प्रकार जो 4 से लेकर के 6 तक का देखते हैं इसको हम लोग दीर्घ आवर्त कहते हैं। किस प्रकार के आवर्त कहते हैं? दीर्घ आवर्त कहते हैं। समझिएगा इसको, यानी कि 1 2 से लेकर के 3 तक को हम लोग क्या कहते हैं? लघु। और चौथा से लेके उसके बाद वाले जो होते हैं 4 के बाद वाले, 4 के बाद वाला मतलब क्या? 7 ना आएगा हो। 4 के बाद वाला क्या कहलाते हैं? आवर्त दीर्घ आवर्त कहलाते हैं। ये तो समझ गए। बोलेगा निम्न में से कौन सा लघु आवर्त है? ठीक है ना, उसमें 2 दे देगा, 4 5 6 दे देगा, तो कौन सा बताइएगा? जो होगा बताइएगा। अब यानी कि लघु आवर्त समझ गए, दीर्घ आवर्त आप समझ गए। क्या आप वर्ग के बारे में समझे? क्या आप आवर्त के बारे में समझे? समझ में आ गया? तो अब चलिए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। इसको मिटा देते हैं। मिटा दिए। अब चलिए तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन है, हम लोग अभी जस्ट देखे चौथा कंडीशन। चौथा कंडीशन में देखे आवर्त सारणी के नीचे, आवर्त सारणी के नीचे 14 तत्व की 2 कतारें हैं। 2 कतारें हैं जिसे क्रमशः क्या कहते हैं? लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड्स और क्या कहते हैं? एक्टिनाइड्स। अभी हम आपको समझा चुके हैं ना हो, लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स क्या है? ये समझाए कि नहीं समझाए? तो समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए आवर्त सारणी के नीचे 14 बाय 14 का पहला लेंथेनाइड में कितना एलिमेंट? 14 एलिमेंट। लेंथेनाइड कहाँ से? 57 के बाद, लेकिन 58 से लेकर के 71 तक। कितना हुआ? 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71, यानी कि कितना हो गया? 14। उसी प्रकार दोस्तों एक्टिनाइड्स जो होते हैं 90 से लेकर के कहाँ तक? 103। ये 14 तत्व का क्या है? सेट है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? एक लेंथेनाइड कहते हैं और क्या कहेंगे? एक्टिनाइड्स कहेंगे। क्या आप ये समझे? अगला कंडीशन हम लोग देखते हैं। इसको मिटा सकते हैं क्या? अब देखिए पहले आप 4 कंडीशन देखें। इसमें तत्वों को बढ़ते परमाणु संख्या के क्रम में सजाया गया। दूसरा आप देखें कुल वर्ग की संख्या कितना है? 18। तीसरा देखें कुल आवर्त की संख्या कितनी है? 7 है। आवर्त सारणी के नीचे में 14 तत्वों का क्या है? एक सेट बनाया गया है, जिससे क्रम से लेंथेनाइड्स और क्या कहते हैं? एक्टिनाइड्स कहते हैं। ये तो समझ गए। अगला हम लोग 5वां कंडीशन देखेंगे। ठीक है, 5वां कंडीशन हम लोग
लोग देखते हैं, समझिएगा। पांचवा कंडीशन क्या है? पांचवा में है आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी लाइन। टेढ़ी मेढ़ी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? जिगजैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिगजैग। टेढ़ी मेढ़ी लाइन के द्वारा धातु को अधातु से बांटा गया है जिसे उपधातु कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे दोस्तों? उपधातु। अब समझिएगा दोस्तों, हम क्या बोले? आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी लाइन। कौन सी लाइन? टेढ़ी मेढ़ी लाइन। जैसे सिलिकॉन देखे है ना, जर्मेनियम देखे है ना, तो यानी कि ये सब के सब क्या टेढ़ी मेढ़ी लाइन पे ही क्या है? स्थित है। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन के द्वारा धातु को अधातु से बांटा गया है। मतलब किसके बीच में है? धातु और किसके बीच में है? अधातु, जिसमें इसका भी थोड़ा सा गुण होगा और थोड़ा सा इसका भी गुण होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उपधातु बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? उपधातु। यानी कि जिसमें धातु का भी गुण हो थोड़ा सा और उपधातु का भी गुण हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। इसमें कौन कौन सब आते हैं? इसमें आएंगे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। बोरोन आते हैं, सिलिकॉन आते हैं, जर्मेनियम होते हैं। समझिएगा, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, और फिर क्या आते हैं? टेल्यूरियम, और क्या आते हैं दोस्तों? पोलोनियम। इसमें समझिएगा, जिस प्रकार बोरोन जो है किसमें है? वर्ग 13 के एलिमेंट है। ठीक है, उसी प्रकार सिलिकॉन और जर्मेनियम किसके एलिमेंट हैं? वर्ग 14 में आते हैं। ठीक है, आर्सेनिक और एंटीमनी किस में आते हैं? 15 में, और टेल्यूरियम, पोलोनियम किस में आते हैं? 16 में आते हैं। यानी कि ये जिगजैग लाइन होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे लाइन है। जैसे देखिए ये है, फिर उसके बाद ये ऐसे होगा, फिर ठीक है ये फिर ऐसे होंगे, फिर ये ऐसे होंगे। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जिगजैग लाइन कहते हैं, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी लाइन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं? उपधातु। जहां यहाँ पे हम लोग बोरोन को रखते हैं, यहाँ पे सिलिकॉन और किसको रखते हैं? जर्मेनियम को रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसको रखते हैं? आर्सेनिक को। यहीं पे एक और आते हैं जिसको एंटीमनी कहते हैं। यहाँ पे क्या आता है? टेल्यूरियम। यहाँ पे क्या आएगा? पोलोनियम। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? उपधातु। अब देखिएगा छठा कंडीशन क्या है? आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। समझिएगा ध्यान से, आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4 ब्लॉक में। यदि आप ब्लॉक के बारे में नहीं जान रहे हैं तो इससे पहले की वीडियो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो डाले हैं, वहां पे हम पूरा डिटेल से बताए हैं एसपीडीएफ ब्लॉक के बारे में। ठीक है, आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4 ब्लॉक में। समझिएगा, जो वर्ग 1 से लेकर के 2 इसको बोलते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट। कौन से ब्लॉक के एलिमेंट? एस ब्लॉक के एलिमेंट। फिर वर्ग जो होते हैं, वर्ग 3 से लेके 12 तक, 3 से लेके 12 तक, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको? डी ब्लॉक। और यहाँ पे 13 से लेकर के 17 तक, 13 से लेकर 18 कर दीजिए, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट बोलते हैं? पी ब्लॉक। उसके बाद लेंथेनाइड, हम बोले लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स, लेंथेनाइड्स और फिर एक्टिनाइड्स, इसको बोला जाता है एफ ब्लॉक के एलिमेंट। क्या वो? कौन से? एफ ब्लॉक के एलिमेंट। समझिएगा ध्यान से, हम लोग क्या बोले? वर्ग 1 और 2 जो आएंगे किस में आएंगे?
वर्ग 1 और 2 किस में आएंगे, ये आएंगे एस ब्लॉक में। वर्ग 3 से 12 किस में आएंगे, डी ब्लॉक में। वर्ग 13 से 18 किस में आएंगे, पी ब्लॉक में। लेंथेनाइड एक्टिनाइड किस में आएंगे, एफ ब्लॉक में। 1 और 2 एस ब्लॉक में क्यों आएंगे, जब किसी भी इलेक्ट्रॉन, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, जब अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन एस में प्रवेश करे तो उसको बोलते हैं एस ब्लॉक। जब पी में प्रवेश करेगा तो पी ब्लॉक, जब डी में प्रवेश करेगा तो डी ब्लॉक, जब एफ में प्रवेश करेगा तो उसे एफ ब्लॉक के नाम से हम लोग जानेंगे। क्या इतना चीज समझ में आया, ये चीज समझ गए। तो हम लोग देखते हैं एस जो होते हैं दोस्तों, हम लोग फिलहाल देखते हैं जो एस होते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। पी में हम बताए थे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी में कितना होता है, 8-10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एफ में कितना होता है, 14 इलेक्ट्रॉन। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेनली क्या है, ये सब तो आप पढ़ लिए। ये सब पढ़ने के बाद वहां पे पूछा क्या जाता है, सबसे पहले समझिएगा हम लोग क्या बोले एस ब्लॉक के बारे में, समझिएगा ध्यान से। हम लोग देखिएगा एस ब्लॉक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग निकालते कैसे हैं। जैसे 1s हो गया, 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d और ये हो गया 4f, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d और 6f। इसी प्रकार हम लोग चलिए इसको कट करते हैं, हम लोग कट कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 7s आएगा, कट कर दिए ना, समझना ध्यान से। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का तरीका। हम लोग ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, फिर ऐसे घूम जाएंगे, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। ऐसे आए, ऐसे घूम गए, ऐसे आ रहे, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे आए, ऐसे गए, ठीक है। अब समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से दोस्तों क्या होता है। हम लोग सबसे पहले कहाँ आ रहे हैं, 1s में, फिर कहाँ आ रहे हैं 2s में, फिर कहाँ आए 2p में, फिर कहाँ आए 3s में, फिर कहाँ आ रहे हैं 3p में, फिर कहाँ आ रहे हैं 4s में, 4 कहाँ आ रहे हैं 3d में आ रहे हैं, 3d के बाद 4p आ रहे हैं, 4p के बाद 5s आ रहे हैं, 5s के बाद कहाँ आ रहे हैं 4f में आ रहे हैं, 4s हो गया, 5s है ना, 5s के बाद ये ऐसे घुमा और यहाँ कहाँ पे आए हम लोग 4d में आए, 4d के बाद 5p में आए। इतना में ही आ रहे हैं ना, इसी में देखिएगा कैसे निकाल रहे हैं हम लोग। इसको मिटा देते हैं हम लोग, समझिएगा दोस्तों। हम लोग अभी क्या लिखे, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, इस प्रकार हम लोग चलते हैं। s में 2 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, s में 2, p में 6, s में 2, d में 10, p में 6, s में 2 हो गया, d में 10 हो गया, p में कितना 6। अब हमको बोलेगा कि किस वर्ग में है, कोई एलिमेंट आपको दे दिया जाएगा। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा था सोडियम के बारे में। चलिए सोडियम जो होता है इनमें बोला गया इनका वर्ग बताइए, वर्ग इक्वल टू वाट और आवर्त इक्वल टू वाट बोला है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस वर्ग में आते हैं, किस आवर्त में आते हैं। तो सबसे पहले सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो चलिए हम लोग 11 तक चलते हैं। 1s2 2s2 2p कितना 6, 3s कहाँ पे दोस्तों 1 में। इतना ही देखिए, 2 2 4 6 10 1 11। हम लोग यहाँ तक आए कि नहीं आए, इसी से हम लोग वर्ग पता करेंगे। देखिएगा सबसे पहले देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश किया, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, s में। तो यानी कि ब्लॉक की यदि बात करेगा तो कौन सा ब्लॉक, s ब्लॉक। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है बताइएगा। अंतिम कक्षा में दोस्तों कितने गो इलेक्ट्रॉन है, ये जो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही वर्ग होता है। वर्ग बराबर अंतिम कक्षा में, समझिएगा, अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन
उपस्थित इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो वर्ग कितने, क्या गो इलेक्ट्रॉन है, एगो है तो वर्ग 1, 2 गो रहेगा तो वर्ग 2, 3 रहेगा तो 13, 4 गो रहेगा 14, इसी प्रकार ना। तो देखते हैं हम लोग वर्ग यानी कि कितना हो गया 1। अब देखिएगा क्या वो हुआ है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 है ना। तो यानी कि आवर्त बोलेगा, आवर्त कौन सा हो गया, तीसरा। ये चीज निकालने के लिए सीखे कि नहीं। तो यानी कि हम लोग वर्ग बराबर कितना 1, आवर्त बराबर कितना 3, वर्ग बराबर कितना 1, आवर्त बराबर कितना हो गया 3। ये चीज निकालने के लिए सीखे। एक और हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, दूसरा देखिएगा। जैसे कि आपसे दिया है कैल्शियम के बारे में दे दिया है, किसके बारे में, कैल्शियम। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 20 होता है। चलिए 20 तक चलिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, कितना हो गया बताइए तो, 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 से ना हो। तो सबसे पहले बताइए ब्लॉक का नाम बताइए, अंतिम कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन कौन, 4 चालू हो गया है ना, अंतिम कक्षा वाला 2 में, तो यानी कि ब्लॉक कौन सा हो गया, एस हो गया। वर्ग बोलेगा तो वर्ग कौन सा, 2 ठो है तो 2 हो गया। आवर्त बोलेगा तो आवर्त क्या हो, 1 2 3 और ये चौथा, तो बोले तो कितना 4। क्या वर्ग आवर्त निकालने के लिए सीखे आप, बता सकते हैं, ब्लॉक भी बता दीजिएगा, इतना चीज समझ गए। तो चलिए हम लोग अगला कंडीशन में चलते हैं। हम लोग अभी क्या बोले हैं, एस ब्लॉक के बारे में। एस ब्लॉक देख लिए, एस ब्लॉक होता है कि जब अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में प्रवेश करेगा। दूसरा पी ब्लॉक का होता है, एस ब्लॉक किसको कहते हैं, वर्ग 1 और 2 को। पी ब्लॉक कहते हैं किसको, यानी कि 13 से लेकर के, देखिएगा एस ब्लॉक जो होता है, एस ब्लॉक वर्ग कौन सा 1 2। पी जो ब्लॉक होगा, पी ब्लॉक होगा 13 से लेकर के 18। डी जो ब्लॉक होगा, डी ब्लॉक होगा कि 3 से लेकर के 12 तक। और एफ ब्लॉक जो होगा, एफ ब्लॉक किसको बोलेंगे, लेंथेनाइड, किसको बोलेंगे, लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइड्स। और फिर किसको, एक्टिनाइड्स को, एक्टिनाइड्स को। लेंथेनाइड्स की संख्या कितना है, 14 है। एक्टिनाइड्स की संख्या कितना है, 14। क्या दोस्तों इतना आपको समझ में आया क्या, वर्ग के बारे में समझ गया, आवर्त के बारे में समझे। तो आप एक बार रिकॉल करें, क्या रिकॉल हम लोग करते हैं दोस्तों। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने वर्ग, 8 वर्ग। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 7 गो आवर्त, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 गो आवर्त। मेंडलीव के आवर्त सारणी का आधार क्या था, परमाणु द्रव्यमान। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है, परमाणु संख्या। आप तो अंतर भी बता सकते हैं, बता दीजिए। आगे चलते हैं, ठीक है। हम लोग वर्ग की विशेषता के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहां से कभी कभी क्वेश्चन 4 ऑप्शन देकर के आपसे पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए वर्ग की विशेषता के बारे में हम लोग देखते हैं। क्या बोला है, किसी एक वर्ग के सभी तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हम क्या बोले, जो वर्ग 1 होते हैं, वर्ग 1 इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। यानी कि वर्ग 1 में जितने भी एलिमेंट होंगे सबों का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1 ही होगा। जैसे बोले ना, हेलिना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। बेरिलियम बोले, बोरॉन बोले, ऐसा बोले ना, कैल्शियम बोले, यानी कि इसका भी इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 होगा। वर्ग 1 के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 होते हैं। वर्ग 2 के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। समझिएगा, जब ये संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, मेन क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। जब संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर है तो उनके रासायनिक गुण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कहा जाता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर रासायनिक गुण में क्या परिवर्तन होता है, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं, बदलते जाते हैं।
रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, याद रखिएगा। दूसरा कंडीशन बोला है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। कौन से गुण? भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। जैसे हम लोग देखते हैं हेलिना की रफ से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसमें क्रियाशीलता का यदि क्रम बोलेंगे, क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है दोस्तों? क्रियाशीलता का क्रम ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? बढ़ता है। क्रियाशीलता क्या होगा? बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार देखिएगा तीसरा कंडीशन है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर सेलों की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। पहले ऊपर मिटा देते हैं, ऊपर हम जो लिखे थे समझिएगा, इस पॉइंट को हम समझाते हैं, समझना। जैसा तीसरा पॉइंट लिखे हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर सेलों की संख्या में वृद्धि होती है। जैसे देखिए हो, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है, यही ना हो। अब देखिए सेल 1 बराबर सेल 1, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा 2n², 2 × 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा? 2 होगा। सेल यदि 2 रहेगा, सेल 2 में 2 × 2 का होल स्क्वायर कितना रहेगा? 8। सेल 3 में दोस्तों, सेल 3 में 2 × 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना रहेगा? 18। हम क्या देख रहे हैं? इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें जो है कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, और इसमें जो है 18 इलेक्ट्रॉन है। कितना है? 18 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा? 32 इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है, बढ़ रही है ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 18, यहाँ पे क्या है? 32 है ना। अब देखिए एक होता है परमाणु त्रिज्या। क्या होता है? परमाणु त्रिज्या। समझिएगा ध्यान से, ये जो परमाणु होता है, ये परमाणु के नाभिक, परमाणु का नाभिक यही है, परमाणु के नाभिक से परिधि तक का जो डिस्टेंस होता है, परिधि तक का जो डिस्टेंस होता है, उसी को क्या बोलेंगे? परमाणु त्रिज्या। हम क्या देख रहे हैं? पहले परमाणु त्रिज्या मान लिया जाए 1 है, दूसरे में मान लिया जाए 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे में कितना है? 4 है। तो दोस्तों जब सेल की संख्या बढ़ता है तो परमाणु त्रिज्या भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं? जब परमाणु त्रिज्या बढ़ रहा है तो आप आकार क्या देख रहे हैं? छोटका से बड़का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यानी कि परमाणु का आकार भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्या ये चीज समझ में आया? हम पहला कंडीशन क्या बताए? किसी एक वर्ग के सभी तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। दूसरा क्या बोले? जब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, रासायनिक गुण क्या होंगे? समान होंगे, और संयोजकता भी क्या होगा? उसका समान होगा। दूसरा कंडीशन बोले कि वर्ग में जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो उसमें क्रमिक परिवर्तन होता है। तीसरा बोले हम लोग सेलों की संख्या बढ़ती जाती है। जब सेलों की संख्या बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा तो परमाणु का आकार भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये चीज समझ में आया? तीसरा कंडीशन हम लिखे हैं कि जब वर्ग में हम लोग ऊपर से नीचे आते, इसको मिटा सकते हैं हम लोग। तीसरा कंडीशन क्या लिखे? ये देखिए, वर्ग में हम लोग जब ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? घटता है। समझिए आयनन ऊर्जा का मान क्या हो गया? अब देखिए समझिएगा ध्यान से, आयनन ऊर्जा का मान होता है कि किसी भी सेल से बाहरी इलेक्ट्रॉन खींचने की जो ऊर्जा होती है, बाहरी इलेक्ट्रॉन को यानी कि निकालने के लिए, देखिए किसी तत्व के परमाणु की बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा। एक बार डिफिनेशन लिख लीजिए, आयनन ऊर्जा बराबर, आयनन ऊर्जा किसी तत्व के बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को
निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पॉइंट को समझ, आयनन ऊर्जा कहते हैं। इस पॉइंट को आप जरूर समझिए, क्या मतलब है। किसी तत्व की बाहरी कक्षा से आयनन ऊर्जा को यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी को क्या कहेंगे? आयनन ऊर्जा। अब समझिएगा दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि ये एक सेल है ना, सेल, इसमें देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक ये इलेक्ट्रॉन, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तीसरा ये दूसरा सेल है, ये 2। हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स काम करता है परमाणु के सेंटर पे सबसे ज़्यादा फोर्स रहता है कि नहीं? मतलब यहाँ से देखिए सबसे ज़्यादा फोर्स ये यहाँ पे लगाएगा, इससे थोड़ा सा कम फोर्स ये यहाँ पे लगाएगा। तीसरा सेल जब हम लोग चालू करेंगे, यहाँ पे भी देखते हैं इलेक्ट्रॉन है ना, अब थोड़ा सा इससे कम एनर्जी लगाएगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा ना हो। जब यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा बल लग रहा है प्रथम सेल में, दूसरा सेल में प्रथम सेल से थोड़ा सा कम लग रहा है ना, तीसरा सेल में दूसरा से भी थोड़ा सा कम। जब देखिए जब ये फोर्स कम यहाँ पे लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन को खींचना क्या होगा? आसान रहेगा। खींचना आसान रहेगा कि नहीं? जब बल कम लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन को खींचना क्या होगा? आसान होगा इससे। तो यानी कि जब इलेक्ट्रॉन को खींचना आसान हो रहा है, चूंकि फोर्स क्या हो रहा है? कम लग रहा है, तो हमारा एनर्जी भी क्या होगा? कम में न लगेगा। एनर्जी कम लगेगा कि नहीं हो? तो यानी कि सबसे ज़्यादा एनर्जी पहला में, उसके बाद दूसरा में, उसके बाद तीसरा में, उसके बाद चौथा में, है ना। हम क्या बोले, ऊपर से नीचे आने पर सेल बढ़ता है तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा? घटेगा। चूंकि जो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा फोर्स घटेगा तो एनर्जी भी क्या होगा? घटेगा। यानी कि यही न लिखे हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? घटता है। याद रहेगा भी? याद रहेगा। तीसरा कंडीशन, धातुई गुण बढ़ता है। दोस्तों जब हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो उसमें धातुई गुण समझते हैं। धातुएं विद्युत के सुचालक होते हैं, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। वर्ग में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो धातुई गुण क्या होगा? धातु गुण क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? घटती है। चूंकि धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। आवर्त की विशेषता, हम इससे पहले आपको वर्ग की विशेषता बता चुके हैं। वर्ग की विशेषता में क्या बताएं कि किसी भी वर्ग में किसी एक वर्ग की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। लेकिन आवर्त में क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे समान हो रहा था ना, यहाँ पे क्या होगा? बदलते रहेगा, ठीक है। जब हम लोग वर्ग 1 में हैं, वर्ग 1 से लेकर के 18 तक जाएंगे तो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से लेके 8 तक क्या होगा? बढ़ता जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार क्या होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। हम क्या बोले, जब संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर था तो रासायनिक गुण क्या थे? समान थे। संयोजकता भी क्या था? समान था। तो वही बात है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो रासायनिक गुण और संयोजकता भी क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा कि नहीं। तीसरा कंडीशन हम बताए कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर सेल की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। मतलब सेल बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या क्या होगा? बढ़ेगा। परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा तो परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ेगा।
जस्ट इसका अपोजिट होगा। इसमें परमाणु का आकार या त्रिज्या क्या होता है, घटता है, याद रहेगा। तीसरा कंडीशन लिखे हैं उसमें आयनन ऊर्जा का मान घट रहा था, यहाँ पे आयनन ऊर्जा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चौथा कंडीशन लिखे थे धातुई गुण का मान वहाँ पे बढ़ रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, घट रहा है। पांचवा कंडीशन उसमें लिखे थे विद्युत ऋणात्मकता घटती है, यहाँ पे लिखे हैं विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बढ़ती है। इतना चीज याद रहेगा हो, याद रहेगा कि नहीं, अब समझ लीजिए एक बार। फिर से हम लोग एक बार रिकॉल देख लेते हैं, अब वर्ग बना करके समझिएगा। तो दोस्तों ये 7 आवर्त हो गया हमारा, समझिएगा ध्यान से। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हम कितने आवर्त बना दिए, 7 आवर्त बना दिए। इसमें हम लोग वर्ग को इंडिकेट करते हैं। इसी प्रकार हालांकि 18 वर्ग होगा, बनाना इम्पॉसिबल है। फिलहाल देखिए ये हो गया आपका वर्ग 1 और ये हो गया वर्ग 2, ये हो गया वर्ग कहाँ से लेकर 3, यानी कि 3 से लेकर के हम लोग इसको 3, ये हो गया वर्ग 4 और ये हो गया वर्ग 5, यानी कि 5 से लेकर के कहाँ तक चले जाते हैं 12। इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, समझिएगा, यहाँ 3 से लेकर के कहाँ तक हो गया 12, ये हो गया आपका वर्ग 13, ये हो गया 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये आपका क्या हो जाएगा 18। समझिएगा ध्यान से। ये हो जाएगा आपका आवर्त, ये हो गया आवर्त फर्स्ट, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। समझिएगा ध्यान से। ऊपर में क्या है वर्ग है, नीचे में क्या है आवर्त। देखिएगा ये जो आवर्त वर्ग में हम क्या बताएं, वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो रासायनिक गुण क्या होगा, समान होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोले, लिख दें क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान। समझिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान। जब वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, समान होगा। तो रासायनिक गुण भी क्या होगा, रासायनिक गुण समान होगा। समझिएगा। तीसरा परमाणु का आकार, परमाणु का आकार, आकार क्या होगा, बढ़ेगा। परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ेगा। आयनन ऊर्जा क्या होगा, आयनन ऊर्जा घटेगा। समझिएगा ध्यान से, आयनन ऊर्जा घटेगा। ऋणात्मक गुण क्या होगा, ऋणात्मक गुण घटेगा। ठीक है, धातुई गुण बढ़ेगा, धातुई गुण बढ़ेगा। समझिएगा ध्यान से दोस्तों। अभी हम क्या लिखे हैं, जब वर्ग में हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान। लेकिन आवर्त में क्या होगा, उल्टा, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलेगा। जब संयोजी इलेक्ट्रॉन बदल, यहाँ पे क्या लिखा है, रासायनिक गुण समान, ए बोलेगा बदलेगा। ठीक है, ए बोलेगा यस तो बोलेगा नो। ठीक है, देखिएगा परमाणु का आकार बढ़ेगा वर्ग में, तो आवर्त में क्या बोला, परमाणु का आकार घटेगा। वर्ग में बोला धातुई गुण बढ़ेगा, तो आवर्त में बोला धातुई गुण घटेगा। आयनन ऊर्जा का मान वर्ग में बोला घटेगा, आवर्त बोला क्या, बढ़ेगा। ऋणात्मक गुण घटेगा, आवर्त बोला क्या, बढ़ेगा। समझ गए कि नहीं। तो अब देख लीजिए दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। समझिएगा, इसको हम लोग क्या किए, मिटा दिए। इस सेट को हम लोग बांटते हैं थोड़ा सा। ये हो गया, देखिए 1 से लेकर के इसी को बोलते हैं एस ब्लॉक, और यहाँ से जो देख रहे हैं ना 3 से लेके 12 तक, इसी को बोलते हैं डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। और ये जो 13 से लेके 18 तक देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं, इसको पी ब्लॉक कहते हैं। और जब आप पीरियोडिक टेबल देखिएगा तो जस्ट नीचे में 2 को यहाँ पे सीक्वेंस बना रहता है, आवर्त बनल रहता है। ठीक है, 2 को जो है बना रहेगा, उसको बोलेंगे एफ ब्लॉक, जिसमें कौन कौन होगा, लेंथेनाइड होगा और कौन होगा, एक्टिनाइड होगा। ठीक है ना,
कौन होगा? एक्टिनाइड होगा। तो दोस्तों जितना भी पीरियोडिक टेबल से फैक्ट बन सकता था हम लोग हर एक फैक्ट को डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। अब आप जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चंस को उल्टाइए और उसको देखिए, यदि आपसे नहीं बनता है तो फिर बताइए, ठीक है। समझ गए? जरूर बनेगा। जितना भी फैक्ट था हम हर एक फैक्ट को डिस्कस किए हैं। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।